अध्यांश असबी के बाल सहला ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। रिंग की आवाज़ सुनकर उसने घड़ी की तरफ देखा तो जो रात के 3:20 का समय दिखा रही थी। अध्यांश ने फ़ोन की रिंग बंद करके स्क्रीन पर देखा तो आजर्व का नाम फ्लैश हो रहा था। इतनी देर रात आजर्व का फ़ोन आया है, इसका मतलब उसे कुछ ज़रूरी काम होगा, तभी वह इतनी देर से फ़ोन कर रहा है। ऐसा सोचकर अध्यांश ने फ़ोन उठाया और अपने सख्त आवाज़ में आजर्व से पूछा, बोलो क्या काम है? सर, आपके आदेश के अनुसार मैंने पूरे मॉल की सभी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर ली है। आजर्व ने अध्यांश के सवाल के जवाब में कहा। तो क्या मिला? अध्यांश ने उसकी बात सुनकर आगे पूछा। सर, सभी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज परफेक्ट है, सिवाय एक के। यह वही दुकान है जिसमें भाभी अकेली गई थी, बस थोड़ा घूमने के लिए। लेकिन जैसे ही भाभी दुकान में एंटर हुई और भाभी आधे घंटे तक दुकान में रही, तब तक वे दुकान से बाहर नहीं आई। तब तक की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरों को हैक किया होगा, ताकि उस दौरान दुकान में क्या हुआ और भाभी के साथ कौन था या क्या हुआ कोई जान न सके। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आजर्व को जो शक हुआ वह उसने अध्यांश को बताया। तुमने उस दुकान के मालिक से इसके बारे में पूछा? आजर्व की बात ध्यान से सुनने के बाद अध्यांश ने उससे सवाल किया। मैंने उस दुकान के मालिक से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि उसे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसका सर्वर तो एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ था। जवाब में आजर्व ने अपनी जानकारी दी। ठीक है, तो तुम एक काम करो, हमारे आईटी डिपार्टमेंट से सबसे अच्छे हैकर्स को बुलाओ और जो सीसीटीवी फुटेज गायब है उसे रिट्रीव करवाओ। मुझे वह सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे में चाहिए, किसी भी हालत में। इसके लिए जो भी करना पड़े करो। अध्यांश ने आजर्व को आदेश दिया और फ़ोन काट दिया। उस समय उसके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। अध्यांश ने फ़ोन काटकर साइड टेबल पर रखा और असबी का हाथ अपने हाथ में लिया। असबी के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए मन ही मन उसे वादा करते हुए बोला, जान, जिसने भी तुम्हारी यह हालत की है, मैं उसे ज़रूर नरक की यात्रा करवाऊंगा। जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की रौनक छीन ली गई है, उसे मैं अपने हाथों से ऐसी सजा दूंगा कि वह ज़िंदगी में फिर कभी तुम्हारे सामने नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। विचार भले ही अध्यांश के मन में चल रहे थे, लेकिन उसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अध्यांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसकी आंखों में भी खून उतर आया था और उसकी नसें फूल गई थी। वह बस इंतजार कर रहा था असबी के होश में आने का। बस असबी के होश में आने की ही देरी थी। अध्यांश की पूरी रात इसी बेचैनी में कटी। डॉक्टर ने कहा था कि असबी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन पूरी रात उसे होश नहीं आया। पूरी रात असबी बेहोश रही। सुबह की पहली किरण के साथ ही अध्यांश की आंख लग गई। जब सूरज की किरणें कमरे की खिड़की से होकर असबी के चेहरे पर पड़ी, तब उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आंख खोलते ही उसकी नज़र बैठे बैठे सोए हुए अध्यांश पर पड़ी। अध्यांश को देखकर असबी मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसे कल मॉल में उसके साथ जो कुछ हुआ था वह याद आ गया और तुरंत ही उसने अध्यांश की गोद से अपना सिर हटाया और बिना उसे जगाए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद असबी नहाकर बाहर आई। वह कपड़े लेना भूल गई थी, इसलिए उसने बाथरूम में पड़ा बाथरोब पहन लिया। कमरे में आकर उसने अलमारी खोली और उसमें से अपने लिए एक ब्लू डेनिम और ब्लैक कुर्ती निकाली। कपड़े बदलने के बाद असबी ने एक ब्लैक स्कार्फ लेकर अपने गले में लपेटा और एक नज़र सोते हुए अध्यांश पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। असबी हॉल में आई तो उसे कोई नज़र नहीं आया, इसलिए वह मंदिर में जाकर पहले आरती की और फिर सुबह का नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। कल रात उसे बुखार आया था और वह पूरी रात बेहोश रही थी। इसके बारे में असबी को कोई अंदाज़ा नहीं था। नौकरों की मदद से असबी नाश्ता बना रही थी, तभी त्रिशिका किचन में आई। उसे देखकर असबी ने गुड मॉर्निंग कहा। त्रिशिका ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा। असबी ने देखा कि त्रिशिका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। यह देखकर असबी ने तुरंत उससे पूछा, त्रिशिका, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, बस इसलिए, त्रिशिका ने बताया। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा और नाश्ता लेकर आती हूँ, साथ ही गर्म पानी भी लेती आऊँगी।
इससे तुम्हें राहत मिलेगी। यह कहकर अश्वी ने त्रिशिका को उसके कमरे में भेज दिया। नौकरों को कुछ जरूरी निर्देश देकर अश्वी त्रिशिका के लिए हल्का नाश्ता, गर्म पानी और दवा लेकर उसके कमरे में गई। वहीं बैठकर उसने त्रिशिका को नाश्ता करवाया, दवा खिलाई और गर्म पानी भी पिलाया। अंत में उसे बिस्तर पर लिटाया और तब जाकर अश्वी उसके कमरे से बाहर निकली। अश्वी वापस रसोई में आई, तब तक सब हॉल में आ चुके थे। अश्वी ने आंशी, निवांशी और अधीरा की मदद से सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और सबको नाश्ते के लिए बुला लिया। अध्यांश भी आ चुका था। उसे अश्वी को इस तरह काम करते देख बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल वह सबके सामने कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, इसलिए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते अध्यांश का ध्यान गया कि त्रिशिका डाइनिंग टेबल पर नहीं थी, तो उसने ऐसे ही अधीरा से पूछा, त्रिशिका कहाँ है? हालांकि त्रिशिका के बारे में केवल अश्वी को ही पता था। अधीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही अध्यांश की प्लेट में नाश्ता रखते हुए अश्वी ने बताया, उसे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए वह कमरे में आराम कर रही है। मैंने उसे दवा दे दी है और उसने नाश्ता भी कर लिया है। थोड़ी देर में वह ठीक हो जाएगी और नीचे आ जाएगी। इतना सुनते ही अध्यांश का गुस्सा, जो पहले से ही अश्वी को काम करते देख आया था, और भड़क गया। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, उसे पेट में दर्द हो रहा है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। बोलते समय उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए। पर अश्वी को अध्यांश का यह बिहेव थोड़ा अजीब लगा। उसके मन में ख्याल आया कि सिर्फ नॉर्मल पेट दर्द में इतनी ज़्यादा रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। जो बात उसके मन में आई उसने मासूमियत से कह भी दी। इतनी छोटी सी बात में इतना ज़्यादा हाइपर होने की क्या ज़रूरत है? उसे सिर्फ नॉर्मल पेट दर्द है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैंने उसे पहले ही दवा दे दी है। यह सुनते ही अध्यांश का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। अश्वी जिस हाथ से उसकी प्लेट में नाश्ता रख रही थी, अध्यांश ने उस हाथ को झटक दिया, जिससे सारा नाश्ता जमीन पर बिखर गया। अध्यांश का यह रूप देखकर अश्वी हक्का बक्का रह गई। अब तो उसे अध्यांश से डर भी लगने लगा था। अध्यांश ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर अपने हाथों से जोर से वार किया और बिना यह देखे कि सामने कौन खड़ा है चिल्लाने लगा, सच में तुम्हें यह बात छोटी लगती है? मेरी बहन की तबीयत खराब है और तुम इसे मामूली बात मान रही हो, और तुम कह रही हो कि तुमने उसे दवा दे दी है। तो क्या तुम डॉक्टर हो जो तुमने उसे दवा दे दी और वह ठीक हो जाएगी? उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसने अधिकार दिया है मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की सेहत से जुड़े फैसले लेने का? अध्यांश ने अपने गुस्से में कुछ भी बोल दिया, लेकिन उसके शब्दों ने सामने खड़ी अश्वी को बहुत तकलीफ पहुंचाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने इन आंसुओं को बाहर न आने देने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और आंसुओं को रोक लिया। अश्वी ने अपने आंसुओं को तो रोक लिया, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी मुट्ठियां कसी थी, उससे उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए और उसकी हथेलियों से खून बहने लगा। अध्यांश का गुस्सा देखकर वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे कुछ भी कहे। पूरे कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। उसी वक्त इस शांति को तोड़ते हुए मोबाइल की रिंग बजी। सभी का ध्यान उस रिंग की ओर गया तो यह आवाज़ अश्वी के मोबाइल की थी। अश्वी ने भी फ़ोन उठाया और सामने वाले की बात सुनकर, तुम सारी तैयारियां करवा लो, मैं पहली फ्लाइट पकड़कर शिमला पहुंच रही हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अध्यांश की तरफ देखे बिना ही अपने कमरे की तरफ चली गई। अश्वी के मुंह से शिमला जाने की बात सुनकर अध्यांश को भी एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? पानी बह जाने के बाद बांध बनाने का क्या फ़ायदा? अश्वी अपने आंसुओं को रोककर अपने कमरे में दौड़ गई। उसके जाने के बाद कुछ ही पल बीते होंगे, तभी त्रिशिका डाइनिंग टेबल के पास आई और आते ही उसने अध्यांश को इतने गुस्से में देखकर उससे पूछा, क्या हुआ भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? त्रिशिका को देखकर अध्यांश झिझक गया। उसकी आंखों में एक अज्ञात डर उमड़ने लगा। त्रिशी, अगर तुम्हें पेट में दर्द था तो मुझे बता सकती थी। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने को कहा, लेकिन त्रिशिका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। त्रिशिका को ऐसे अपने साथ चलते नहीं देखकर
अध्यांश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अध्यांश कुछ पूछे इसके पहले ही त्रिशिका ने खुद ही उसे बताना शुरू कर दिया। भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, और रही बात मेरे पेट के दर्द की, तो वह अब एकदम ठीक है। अस्वी दीदी ने मुझे दवा दे दी थी और साथ में गर्म नाश्ता भी, और इसलिए ही तो देखो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई हूँ। त्रिशिका हंसते हुए बोली। त्रिशिका को ऐसे हंसते देखकर अध्यांश के मन को भी राहत मिली, लेकिन उसके मन की राहत लंबे समय तक नहीं टिक सकी। त्रिशिका ने फिर से उससे वही सवाल पूछा, लेकिन आप गुस्से में क्यों हैं? हालांकि त्रिशिका के सवाल का जवाब उसे अध्यांश से नहीं मिला, लेकिन अंगद ने थोड़ी देर पहले डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दिया। यह सुनकर त्रिशिका को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, क्योंकि जिस वजह से वह ठीक थी उसी की इतनी बेइज्जती हुई है, और वह भी किसके हाथों? अपने ही भाई और उनके पति के हाथों। त्रिशिका को वास्तव में अस्वी के लिए बुरा लगा, और उसे आज अध्यांश के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। भाई, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे, इस हवेली में मौजूद हर आदमी में से अगर किसी को दवाओं का सबसे ज़्यादा ज्ञान है तो वह अस्वी दीदी ही है, और आपने उनके प्रोफेशन पर सवाल उठाया। सच्ची भाई, यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं पता, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, इसलिए चुप हूँ। बाकी अस्वी दीदी के एक एक आंसू का हिसाब लूँगी। जब उसने अध्यांश की ओर से नज़र हटाई तभी उसे जमीन पर पड़े खून के छींटे दिखाई दिए। यह देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। किसका खून बहा है यह देखने के लिए उसने एक एक करके सभी पर नज़र डाली, लेकिन वहाँ उपस्थित किसी के शरीर से खून बहता हुआ नहीं लगा। इसलिए उसे पक्का यकीन हो गया कि जो यहाँ मौजूद नहीं है उसी का खून बहा है, और उस वक्त वहाँ सिर्फ अस्वी ही नहीं थी। फिर भी त्रिशिका ने पुष्टि करने के लिए जहाँ खून के छींटे पड़े थे वहाँ अपनी उंगली से इशारा करके अंगद से पूछ लिया। अंगद भाई, यहाँ कौन खड़ा था? वहाँ तो अस्वी दीदी खड़ी थी। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अंगद ने वहाँ पड़े खून के छींटे नहीं देखे थे, इसलिए उसने संदेह से त्रिशिका को उसके सवाल का जवाब देते हुए सवाल भी पूछ लिया। त्रिशिका ने भी जवाब देने के बजाय अंगद से सवाल किया, और दीदी कहाँ है? इस तरह से सवाल पूछने पर अंगद थोड़ी हैरानी में पड़ गया। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था, तभी सभी के कानों में अस्वी की आवाज़ पड़ी। त्रिशिका बच्चा, तुम नीचे क्यों आई? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, लेकिन तुम्हें ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अस्वी के ऐसे कई सवालों ने त्रिशिका को भी चौंका दिया। उसकी आवाज़ में वहाँ मौजूद सभी को उसकी त्रिशिका के लिए चिंता साफ साफ दिख रही थी। अस्वी की इतनी चिंता देखकर अध्यांश का सिर शर्म से झुक गया। दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा पेट का दर्द भी खत्म हो गया है, आप चिंता न करें। त्रिशिका ने भी उसे उतने ही प्यार से जवाब दिया। गुड। अस्वी एक मुस्कान के साथ बोली। मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन आपके हाथों से खून निकल रहा है, इसका क्या? त्रिशिका ने तुरंत अस्वी की चिंता व्यक्त की। त्रिशिका के मुंह से अस्वी के खून बहने की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सभी वहीं मौजूद थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। अस्वी के खून बहने की बात ने अध्यांश के तो सांसें ही थमा दी। त्रिशिका की बात सुनते ही अध्यांश थोड़ा आगे बढ़ा ताकि वह अपनी बात के लिए अस्वी से माफ़ी मांग सके और उसके जख्म पर बैंडेज कर सके, लेकिन वह कुछ बोले इससे पहले ही फिर से अस्वी का फ़ोन बज उठा। रिंग का आवाज़ सुनकर अस्वी ने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर डाली और नाम देखकर फ़ोन उठाकर कहा, हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, तुम टिकट मुझे मैसेज कर दो। अस्वी ने अपनी बात खत्म की, तभी सामने वाले आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अस्वी बोली, हाँ मुझे पेशेंट की लाइफ की वैल्यू पता है, तुम मेरे आने तक ऑपरेशन थिएटर तैयार करवा लो। जिस पेशेंट को अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे पहली प्रायोरिटी दो। यह कहकर अस्वी चुप हो गई। सामने से उसे कुछ सूचना मिली, जिसे सुनकर अस्वी ने तुरंत जवाब दिया, तुम डॉक्टर मीर और डॉक्टर नीति को बता दो कि वे दोनों मरीज को अटेंड करें और ज़रूरी प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दे। मैं पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू कर दूंगी। अब फ़ोन रखो ताकि मैं जल्दी निकल सकूं। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अस्वी ने फ़ोन रख दिया तो तुरंत निवांशी उसके पास आई और
उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसकी चिंता जताते हुए बोला, आंसू, मैं तुझे शिमला जाने से नहीं रोकूंगी। यह तेरी ड्यूटी है, तेरे पेशेंट को तेरी ज़रूरत है, यह मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज़ तू नाश्ता करके जा। कल रात को भी तूने कुछ नहीं खाया, तेरी तबीयत भी। अस्वी ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया और उसकी चिंता को समझते हुए कहा, रिलैक्स वांसी, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मुझे भूख नहीं लगी, जब भूख लगेगी तो कुछ खा लूँगी, तू मेरी चिंता मत कर। लेकिन हाँ, मेरे जाने के बाद त्रिशिका का थोड़ा ध्यान रखना, उसकी तबीयत खराब है ना। निवांशी को रिलैक्स रहने के लिए कहकर अस्वी ने अंगद की ओर नज़र घुमाई और उसे रिक्वेस्ट करती हुई हाथ जोड़कर पूछा, अंगद, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात का मान रखोगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो कह सकती हूँ। अंगद को अस्वी की असली पहचान नहीं पता थी, फिर भी उसे अस्वी का ऐसे हाथ जोड़ना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने आगे बढ़कर अस्वी के हाथों को नीचे कर दिया और एक विश्वास के साथ अस्वी से कहा, दीदी प्लीज़ ऐसे हाथ न जोड़ो, और दूसरी बात, तुम्हें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑर्डर करो। नहीं, ऑर्डर नहीं देना चाहती, रिक्वेस्ट ही ठीक है। तब तक मैं वापस नहीं आती, तब तक प्लीज़ निवांशी को अपनी नज़रों से दूर मत जाने देना, एक पल के लिए भी उसे अपनी नज़रों से दूर मत होने देना, प्लीज़। अस्वी की बात सुनकर अंगद ने बस सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। अस्वी के पास सामान में कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक हैंडबैग था जिसे लेकर अस्वी हवेली के बाहर निकल गई। जाते समय उसने एक बार भी अध्यांश की ओर नहीं देखा या कुछ नहीं कहा। अस्वी का उसे ऐसे इग्नोर करना अध्यांश को पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर मेरी गलती है तो अब मुझे स्वीट हार्ट को मनाना भी होगा, लेकिन उससे पहले कुछ खाने का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अध्यांश भी वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखकर त्रिशिका ने उसे पीछे से पुकारा, भाई नाश्ता तो कर लो। अध्यांश ने पीछे मुड़े बिना ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है त्रिशी, तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और हवेली के बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर त्रिशिका मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसने मन ही मन अध्यांश से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी भाई, और यह भी जानती हूँ कि जब तक भाभी वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अब भाभी को दुखी किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। अस्वी ने अध्यांश द्वारा दी गई गाड़ी लेने के बजाय एक कैब बुला ली। वह कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जैसे ही कैब हवेली के बाहर निकली और सड़क पर आई, अस्वी की आंखों से रोक रखे हुए आंसू बह पड़े। हालांकि उसकी हथेली में दर्द अभी भी महसूस नहीं हो रहा था। जब अस्वी एयरपोर्ट जाने के लिए हवेली के बाहर आई, तभी पीछे से अध्यांश भी बाहर निकला ताकि वह अध्यांश से बात कर सके और अपनी माफ़ी मांग सके। लेकिन अध्यांश के बाहर आने से पहले ही अस्वी कैब में बैठकर वहाँ से चली गई थी। अस्वी कहीं नज़र नहीं आई तो अध्यांश को समझ में आ गया कि वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। अध्यांश को इस बात की चिंता थी कि अस्वी की नाराज़गी को शिमला जाने से पहले ही दूर कर ले, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर था कि अगर अस्वी उससे नाराज़ होकर शिमला चली गई तो वह कभी भी बेंगलोर वापस नहीं आएगी। और अस्वी को खोने का डर अध्यांश के मन में इस कदर बैठ गया था कि उसने जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी लेने पार्किंग में गया। पार्किंग में ही अध्यांश ने अस्वी के चलाने के लिए दी गई गाड़ी देखी, जिसे देखकर उसका डर और बढ़ गया। उसे अब घबराहट होने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार अस्वी का अस्वी मेंशन छोड़कर जाने वाला दृश्य घूमने लगा। उसका मन घबराने लगा, लेकिन जैसे ही उसे अस्वी को रोकने का ख्याल आया, उसने खुद को संभाला और गाड़ी में बैठकर उसे फुल स्पीड में दौड़ा दिया। अध्यांश की गाड़ी की नंबर प्लेट पर राजवंश एम्पायर का लोगो था, इसलिए वह एक के बाद एक ट्रैफिक नियम तोड़ता गया, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। अध्यांश ने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही शिमला के लिए फ़्लाइट की जानकारी ले ली थी, इसलिए उसे पता था कि फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम क्या है। अध्यांश अस्वी से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया और उसकी राह देखने लगा। अध्यांश कोई सामान्य आदमी नहीं था। देश में हर छोटे बड़े व्यक्ति के लिए वह एक जाना माना चेहरा था। युवाओं के लिए तो वह उनका आइडल और रोल मॉडल था।
अध्यांश की इस लोकप्रियता को देखकर जब अजर्व को पता चला कि अध्यांश एयरपोर्ट जा रहा है तो वह तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया और सभी बॉडीगार्ड्स को अध्यांश की सुरक्षा के लिए ऑर्डर दिया। जैसे ही बॉडीगार्ड्स को अजर्व के आदेश मिले वे अध्यांश के चारों ओर खड़े हो गए ताकि सामान्य जनता के कारण उसे कोई परेशानी न हो और किसी आम आदमी को कोई असुविधा न हो। अध्यांश के एयरपोर्ट पहुंचने के आधे घंटे बाद अस्वी की कैब भी एयरपोर्ट पहुंच गई। अस्वी को देखकर अजर्व ने 2 बॉडीगार्ड्स को अस्वी के पास भेजा ताकि उसे प्राइवेट रूम में लाया जा सके। वह खुद भी अध्यांश के साथ प्राइवेट रूम में चला गया। यह प्राइवेट रूम अजर्व ने एयरपोर्ट प्राधिकारी से बात करके विशेष रूप से अध्यांश के लिए तैयार कराया था। जैसे ही अस्वी कैब से बाहर निकली दोनों बॉडीगार्ड्स जो अजर्व ने भेजे थे तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। अस्वी ने उनके यूनिफॉर्म से ही पहचान लिया कि वे अध्यांश के गार्ड हैं। अस्वी गार्ड को कुछ कहे इससे पहले ही उनमें से एक गार्ड ने सम्मान के साथ कहा, मैम अजर्व सर आपकी राह देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ चले। अजर्व का नाम सुनकर अस्वी थोड़ी हैरान हुई लेकिन उसे तुरंत समझ में आ गया कि अजर्व के नाम पर अध्यांश ने ही उस गार्ड को भेजा है। अस्वी अध्यांश के साथ कुछ बात नहीं करना चाहती थी लेकिन एयरपोर्ट पर कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कैब ड्राइवर को अपना भाड़ा चुकाकर गार्ड के साथ चलने का फैसला किया। दोनों गार्ड्स ने अस्वी को लेकर प्राइवेट रूम में एंटर किया जहां अजर्व के साथ अध्यांश उसकी राह देख रहे थे। अस्वी को देखकर अजर्व तुरंत उसके पास आया और कहा, भाभी आपकी फ्लाइट 1 घंटे लेट है, अगर आप जल्दी शिमला पहुंचना चाहती है तो मैं जेट तैयार करवा दूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं अजर्व, मैं फ्लैट में ही जाऊंगी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, अस्वी ने शांति से कहा। हालांकि अजर्व को उसकी आवाज़ में अध्यांश के लिए नाराज़गी साफ दिख रही थी। ओके भाभी, इतना कहकर अजर्व वहाँ से बाहर चला गया। जाते जाते उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रूम में सिर्फ अस्वी और अध्यांश अकेले थे। अध्यांश को देखकर अस्वी ने नज़र फेर ली। उसका ऐसा करना अध्यांश को चुभा। उसने पहले ही अजर्व को कहकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लिया था, इसलिए अस्वी के नज़र फेरने के बाद भी अध्यांश उसके पास आया और उसने उसका हाथ हल्के से पकड़ा ताकि उसे दर्द न हो। अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़कर उसे रूम में रखी कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने ज़मीन पर घुटने के बल बैठ गया। एक हाथ से अस्वी का हाथ पकड़े रखा और दूसरे हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसमें से रुई और एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल ली। पहले रुई से अस्वी के घाव को साफ किया और फिर उस पर एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी बांध दी। इस दौरान एक बार भी अस्वी ने अध्यांश की ओर नहीं देखा, मानो अध्यांश के वहाँ होने से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जान, नाराज़गी मुझसे है ना, तो फिर खाना क्यों छोड़ दिया? मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मुझे सजा दो, मुझे मारो, जो करना है वो मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज़ अपनी सेहत से मत खिलवाड़ करो। कल रात तुम बुखार से तप रही थी, पूरी रात तुम बेहोश रही, कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, आज सुबह भी मेरे कारण तुम नाश्ता किए बिना घर से निकल गई और मुझे पता है कि शिमला पहुंचने के बाद भी तुम सीधा अपने काम में बिजी हो जाओगी और मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता हूँ कि एक बार ऑपरेशन थिएटर में एंटर होने के बाद तुम खाना पीना सब भूल जाती हो। अस्वी के घाव पर बैंडेज करने के बाद अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुटने के बल बैठकर उसे प्यार से समझाने लगा। अध्यांश ने इतने प्यार से समझाया, फिर भी अस्वी को तो सुबह जो कुछ हुआ था वही याद आ रहा था और इसलिए अध्यांश के इतना कुछ बोलने के बाद भी अस्वी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। अस्वी कुछ नहीं बोली, इसलिए अध्यांश ने उसे मनाने के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी जान, मैं गुस्से में आकर जो बोल गया उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे गुस्से पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। गुस्से में मेरी आंखों के सामने कौन है, मैं क्या बोल रहा हूँ या किसे दुखी कर रहा हूँ, यह मुझे कुछ नहीं दिखता। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़। अध्यांश सच में अपने किए पर पछता रहा था और सच में अस्वी से माफ़ी मांग रहा था।
लेकिन अध्यांश के शब्द सुनने के बाद अस्वी ने कुछ ऐसा कहा कि अध्यांश की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई और उसने अब तक अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो कुछ भी मेहनत की थी वह सब पानी में डूबती हुई दिखी। मेरी सेहत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं अपनी तबीयत का ध्यान खुद रख सकती हूँ। और वैसे भी जिस आदमी ने एक बार मुझे छोड़ दिया था उस आदमी से फिर से ऐसा नहीं करने की क्या गारंटी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भ्रम तोड़ने के लिए। आज सुबह तक मैं इस भ्रम में जी रही थी कि जो मेरे पास से छिन गया था वह सब मुझे वापस मिल सकता है, लेकिन मैं गलत उम्मीद पाल कर बैठी थी। आज आपके शब्दों ने मुझे मेरी औकात बता दी। और वैसे भी शादी के बाद आप ही बोले थे कि मैं आपके घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं हूँ, तो फिर मैं सोच ही कैसे सकती हूँ कि आप मुझे पत्नी का दर्जा दोगे, दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे जो ख्वाब में देखी थी उसे तोड़कर मुझे ज़मीन पर ला दिया। अध्यांश के शब्द का भी अस्वी पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से जो पुराना था वह सब उसे याद आने लगा। जान प्लीज़ ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहती हो तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमारी शादी को पब्लिक करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे साथ शादी कैसे की यह भी स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। तुम बस आदेश करो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि तुम्हें मेरी तकलीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ता या तुम मेरे घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो। अरे तुम तो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट लाइफ केयर हॉस्पिटल की एमडी हो। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पूरा प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे नाम पर ही शुरू किया है। 5 साल पहले भी मैं जो कुछ बोला था वह गुस्से में बोला था, और आज सुबह भी जो कुछ बोला था वह गुस्से में ही बोला था, बल्कि मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का था ही नहीं। अध्यांश ने अस्वी को विश्वास दिलाने के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल के पेपर्स भी दिखाए, लेकिन इस समय अस्वी इतने गुस्से में थी कि उसने कुछ सुनने या देखने की इच्छा नहीं जताई, और इसलिए उसने अध्यांश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर राजवंश प्लीज़ अभी मुझे अकेला छोड़ दे। जब मेरा मन शांत होगा तो मैं खुद ही आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे आपसे कोई डिस्कशन नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुस्से में आकर मैं आपसे कुछ ऐसा कह दूं जिससे आपको तकलीफ़ हो, और मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। वैसे भी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। और हाँ, एक और बात, मेरे पीछे पीछे हवेली से एयरपोर्ट तो आ गए, अब यहाँ से शिमला नहीं आना। ऐसा कहकर अस्वी ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले ही अध्यांश बोल पड़ा, जान प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी सकता। मिस्टर राजवंश बेकार की चिंता ना करें, आपकी तरह मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही। मैं तो अपने काम से जा रही हूँ, काम पूरा होगा तो वापस आ जाऊँगी, और फिर आपके किए की सज़ा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो नहीं दे सकती ना, और इसलिए मैं वापस आऊँगी, ये बात तो पक्की है। और एक और बात, परिवार कहने और परिवार मानने में बहुत फ़र्क होता है मिस्टर राजवंश, जो फ़र्क आपने मुझे आज बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, और मैं इस फ़र्क को जीवन भर याद रखूँगी। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी को उसका डर समझ में आया, और इसलिए उसने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा। फिर अध्यांश कुछ और बोले उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अध्यांश को उसकी चिंता थी, और इसलिए अस्वी के चले जाने के तुरंत बाद अध्यांश ने उदय को फ़ोन करके अस्वी के साथ शिमला जाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि अस्वी के पीछे पीछे शिमला जा रहे हो यह उसे पता नहीं चलना चाहिए। उदय को अस्वी के साथ शिमला भेजने के बाद अध्यांश खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकला। आजर्व कमरे के बाहर ही खड़ा था। अध्यांश ने उसे देखते ही गाड़ी निकालने को कहा। आजर्व ने एयरपोर्ट के पिछले दरवाजे पर गाड़ी लाकर खड़ी कर दी, इसलिए अध्यांश गाड़ी में बैठकर राजवंश एम्पायर की ओर चला गया। वैसे भी जब तक अस्वी वापस नहीं आ जाती तब तक हवेली में उसका मन लगने वाला नहीं था। अस्वी की याद उसे तरपाने न पाए, इसलिए अध्यांश ने खुद को काम में डुबो लिया। अस्वी की फ्लाइट शिमला पहुंच गई। अस्वी एयरपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करके एयरपोर्ट के बाहर आई, जहां उसे पिकअप करने के लिए पहले से ही गाड़ी खड़ी थी। अस्वी की गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी सीधा आरोग्यम अस्पताल की ओर बढ़ा दी।
अस्पताल में अस्वी के पहुंचने से पहले ही ऑपरेशन की सभी तैयारियां हो गई थी। बस अस्वी पहुंचते ही पेशेंट का ऑपरेशन करने वाली थी। पेशेंट एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसे गर्भाशय का कैंसर था और वह महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि एक साथ 2 गंभीर केस उस समय अस्पताल में आए थे और दोनों कैंसर के मरीज ही थे, तो अस्वी के एब्सेंस में एक मरीज को डॉक्टर मीर हैंडल कर रहे थे, जबकि दूसरे मरीज को डॉक्टर नीति, जो प्रेग्नेंट महिला का ऑपरेशन पहले करना था, उसे डॉक्टर नीति हैंडल कर रही थी। अस्वी ने बेंगलोर से निकलने से पहले ही कह दिया था कि दोनों मरीजों की प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए, जो डॉक्टर मीर और डॉक्टर नीति ने शुरू भी कर दी थी। लेकिन डॉक्टर नीति से प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान एक छोटी सी गलती हो गई, जिसके कारण मरीज का खून लगातार बहने लगा। डॉक्टर नीति ने खून को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन डॉक्टर नीति की एक भी कोशिश सफल नहीं हुई। खून ज़्यादा बहने के कारण प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का जीवन भी खतरे में पड़ गया। जब डॉक्टर नीति मरीज का खून बहना रोकने की कोशिश कर रही थी, तब अस्वी अपने सर्जन के कपड़े पहनकर ऑपरेशन थिएटर में एंटर हुई। ऑपरेशन थिएटर में एंटर होते ही अस्वी की पहली नज़र मरीज पर पड़ी। मरीज की हालत देखकर उसे सब समझ में आ गया। सुबह जो कुछ भी हुआ उससे उसका मन पहले से ही अशांत था। उसमें डॉक्टर नीति इतने अनुभवी डॉक्टर थे, फिर भी उन्होंने ऐसी गलती की कि जिससे मरीज की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। यह देखकर अस्वी का गुस्सा भी भड़क गया। अस्वी ने गुस्से में ही डॉक्टर नीति की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें देखकर ही अस्वी ने उनसे गुस्से में कहा, आउट। अस्वी को इतने गुस्से में देखकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद जो कोई भी स्टाफ था वे सब डर गए। डॉक्टर नीति जो एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गई। डॉक्टर नीति के जाते ही अस्वी ने डॉक्टर मीर को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। वैसे भी दूसरे मरीज की स्थिति थोड़ी स्थिर थी, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। डॉक्टर मीर के आते ही अस्वी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेंगलुरु में एक बिला में अध्यांश की उम्र का एक लड़का बैठा था और उसके सामने 2 तस्वीरें लगी हुई थी। उसकी आंखों में अपार गुस्सा और बेहद नफरत थी। सामने लगी दोनों तस्वीरों को देखते देखते ही वह बोलने लगा, तुम दोनों के रिश्ते में चिंगारी तो मैंने कल ही लगा दी थी। आज तुम्हारे गुस्से ने उसे हवा देकर आग बना दी है और यह आग ही तुम्हारे दोनों के रिश्ते को खाक कर देगी। आज से सालों पहले भी मैंने ही तुम्हारे सामने इमोशनल होकर नाटक करके तुम्हें इतना मजबूर कर दिया था कि तुम अपने प्यार से ही नफरत करने लगे, और उस नफरत में मैंने तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे प्यार की ज़िंदगी तबाह करवा दी थी। एक बार फिर मैं ऐसी ही खेल खेलूँगा कि तुम दोनों फिर से अलग हो जाओगे, और इस बार ऐसे अलग होगे कि जीवन में दूसरी बार कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकोगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए फिर से आ रहा हूँ, तुम्हारी बर्बादी बनकर। अध्यांश सिंह राजवंश, बस आज रात आराम कर लो। कल से अपने रिश्ते की अंतिम घड़ियों की गिनती शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे दोनों के प्यार के लिए ग्रहण बनकर आ रहा हूँ। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।